मॉर्निंग भारत एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें, रोहतक में अखाड़े में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। हरियाणा के रोहतक जिले में शुक्रवार को 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में 2.5 साल के एक बच्चे सहित 2 लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जाता है कि घटना को अंजाम देने वाला संदिग्ध भी कुश्ती का कोच है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक प्राइवेट कॉलेज से सटे अखाड़े में शाम 7 बजे के करीब सोनीपत के बड़ौदा का रहने वाला कुश्ती कोच सुखविंदर कथित रूप से बातचीत के बहाने अखाड़े में घुसा और इसके बाद वहां ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। गोली लगने से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 और की मौत हो गई। घायलों में एक 2.5 साल के बच्चे और एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात के पीछे अखाड़े पर दावेदारी और पारिवारिक वजह बताई जा रही है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें कुश्ती सिखाने वाले कोच और एक महिला पहलवान भी शामिल है। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। आला अधिकारियों के मुताबिक गोली लगने से मारे गए लोगों में से 3 की पहचान कर ली गई है। ये है प्रदीप, मलिक, पूजा और साक्षी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। सेना प्रमुख ने कहा, चीनी आक्रामकता के कारण टूटा भरोसा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के बढ़ते हस्तक्षेप और एकतरफा तौर पर सीमा में बदलाव की कोशिशों के कारण दोनों देशों की सेनाओं में टकराव हुआ। चीन के रवैये के कारण भारत का भरोसा टूटा हुआ है। देश के पूर्वोत्तर में बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों को लेकर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि इस इलाके की क्षेत्रीय और आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई है। यह इलाका चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए रणनीतिक रूप से केंद्रीय जगह है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा चुनौतियां और आगे की राह विषय पर असम राइफल्स और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन के सालाना सेमिनार में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर को लेकर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी दूर करने पर काम करना होगा। वैश्विक हालात की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में बिगाड़ से क्षेत्रीय असंतुलन के हालात बनते हैं। इसी का असर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पड़ रहा है। उन्होंने भारत के पारंपरिक सहयोगी नेपाल में चीनी निवेश बढ़ने का जिक्र किया और कहा कि भूटान इस दिशा में सावधानी से कदम उठा रहा है और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। दोनों देशों के साथ समीकरण का असर पूर्वोत्तर पर पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर और अधिक मजबूत रुख अख्तियार करते हुए किसी भी इलाके से दावा नहीं जोड़ा है। आपको बता दें, यही देपसांग, हॉट स्प्रिंग्स और गोंगरा सहित अन्य लंबित समस्याओं को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच आगामी वार्ताओं में उठाया जाएगा। आपको बता दें, भूकंप के झटकों से दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत दहल गया। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में शुक्रवार रात 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप रात 10:34 पर आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र पंजाब के अमृतसर में था और यह 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। हालांकि बाद में केंद्र ने संशोधित बयान में कहा कि ताजिकिस्तान में रात 10:30 बजे 6.3 तीव्रता का भूकंप आया और उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए। फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत अनेक स्थानों पर लोगों में दहशत फैल गई। गाजियाबाद के वैशाली और वसुंधरा तथा अन्य इलाकों में भूकंप के डर से लोग घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी भूकंप का भय देखा गया। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी शुक्रवार रात भूकंप का झटका महसूस किया गया। हालांकि इसमें किसी प्रकार के किसी नुकसान की जानकारी नहीं मिली है।
राज्यपाल कलराज मिश्रा ने भी भूकंप का कंपन महसूस किया और ट्वीट के जरिए कहा, भूकंप का कंपन महसूस हुआ है। मैं ईश्वर से सभी की कुशलता की प्रार्थना करता हूं। जब भूकंप आया तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिकागो विश्वविद्यालय के छात्रों से डिजिटल तरीके से संवाद कर रहे थे। तभी उन्होंने कहा कि पूरा कमरा हिल रहा है। सुंदर पिचई पर मामला, बाद में नाम हटा दिया। उत्तर प्रदेश की वाराणसी पुलिस ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई सहित 18 लोगों के खिलाफ पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित तौर पर छवि खराब करने वाले वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया। हालांकि बाद में प्राथमिकी से गूगल के अधिकारियों के नाम हटा दिए गए। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि बाद में शामिल नहीं होने की बात सामने आने पर पिचई तथा गूगल के 3 शीर्ष अधिकारियों के नाम प्राथमिकी से हटा दिए गए हैं। यह प्राथमिकी एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि अक्टूबर माह में व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया था जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। उसने कहा कि बाद में यह वीडियो यूट्यूब पर भी आया, जहां वीडियो को 5 लाख से ज्यादा बार देखा गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि वीडियो पर आपत्ति जताने पर उसे 8500 से ज्यादा बार धमकी भरे फोन आए। भेलपुर पुलिस थाने में 6 फरवरी को दर्ज प्राथमिकी में पिचई के अलावा संजय कुमार को भी अरेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि ट्विटर ने कहा है कि सरकार में पद संभाल रहे नेताओं और संबद्ध संस्थानों के ट्विटर खातों को चिन्हित करने के लिए वह अगले सप्ताह से लेबल जोड़ेगा। ऐसे लोगों को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर यह जानकारी रहेगी कि वे क्या देख रहे हैं और वे ज्यादा सूचनाओं से अवगत रहेंगे। इससे पहले केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों ने यह कहा था। स्टार्टअप इंडिया से देश में मिला नवोन्मेष को बढ़ावा। स्टार्टअप इंडिया योजना ने देश में नवोन्मेष को बढ़ावा दिया। शुक्रवार को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि देश में इस योजना के तहत 3 लाख से अधिक खोज हुई हैं। इनमें से 2 लाख खोज को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि अब मंत्रालय खोज नीति 2020 पर काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीते वर्षों में खोज के क्षेत्र में भारत को रैंकिंग में सुधार दर्ज हुआ है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि स्टार्टअप योजना को शुरू करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इसकी शुरुआत 10,000 करोड़ रुपए से हुई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि यदि युवाओं के पास कोई नया विचार है और वह देश की समस्या का समाधान करता है तो उसे पूरा करने में पूर्ण सहयोग किया जाए। इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। वहीं आपको बता दें कि आंदोलन के दौरान किसानों की मौत से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड नहीं आया है सामने। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत से संबंधित कोई रिकॉर्ड कृषि मंत्रालय के पास नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने शुक्रवार को नए केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर 8 राज्यों के 12 संगठनों से चर्चा की। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में किसान नेताओं की बैठक करने के कार्यक्रम का खुलासा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जब तक किसानों के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंच जाती है तब तक दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान घर नहीं लौटेंगे। वहीं आपको बता दें कि संसद भवन के 100 साल पूरे हो गए हैं। 100 साल पहले जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से 26 साल दूर था तब ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने दिल्ली में संसद भवन की आधारशिला रखते हुए कहा था कि यह भारत के पुनर्जन्म के साथ साथ उज्जवल भविष्य का भी प्रतीक होगा। 12 फरवरी 1921 के ठीक 1 सदी बाद शुक्रवार को एक ओर जहां लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के सांसद संसद में बैठे हैं तो वहीं दूसरी ओर नए संसद भवन का निर्माण कार्य भी चल रहा है। 560 फुट के व्यास और 1 मील के तिहाई हिस्से के परिधि में फैले इस भवन का डिजाइन सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था।
वही आपको बता दें, प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि देश में बंद नहीं होंगे आकाशवाणी केंद्र। देश में आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होंगे। लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में शुक्रवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इन केंद्रों को लेकर गलतफहमी की स्थिति बहुत जगह पर हुई है। मंत्रालय पुराने ट्रांसमीटर की जगह पर नए ट्रांसमीटर लगाने का कार्य कर रही है। देश में एक भी केंद्र को बंद नहीं किया जाएगा। वहीं जावड़ेकर के आकाशवाणी केंद्र उत्तराखंड बंद किए जाने के मामले में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इस मामले में सांसद अजय भट्ट का कहना था कि उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र बंद किया जा रहा है। सरकार को इस मामले में अफवाहों पर विराम लगाना चाहिए और क्या इस स्टेशन को फिर से शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार सदन में देहरादून और अल्मोड़ा केंद्र पर भी पद खाली होने की बात रखी गई। इस पर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब जमाना बदल गया है और मोबाइल फोन के माध्यम से भी टेलीविजन रिपोर्टिंग की जा रही है। इसी प्रकार अंशकालिक संवाददाता की व्यवस्था अब शुरू हुई है। इस व्यवस्था के तहत आने वाले युवाओं को वरीयता दी जाती है और इनके माध्यम से कार्य भी अच्छा किया जा रहा है। वहीं जावड़ेकर ने बताया कि विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों को लेकर सरकार ने एक विशेष ऑडिट भी कराया है। इस ऑडिट के अनुसार विभाग के लिए जरूरी कर्मचारियों की कार्य योजना बनाई गई है। इस योजना का अनुपालन करते हुए जल्द ही केंद्र सरकार इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि यहाँ तक संगीत वाद्य यंत्र या अन्य विशेषज्ञों के खाली पदों की बात है, किसी भी केंद्र पर जब भी किसी कार्यक्रम के लिए लोगों की आवश्यकता होती है तो ऐसे लोगों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इसके माध्यम से प्रक्रिया को सुचारू तौर पर चलाया जा रहा है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि कोरोना जांच के मामले में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने मीडिया में आई उन खबरों का सख्ती से संज्ञान लिया है जिनमें राज्य में कोविड-19 जांच में अनियमितता का दावा किया गया है। 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली से लौटे कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अखबारों में आई रिपोर्ट को पढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को फोन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधान सचिव ने मुझे बताया कि विभाग हरकत में आया है और 22 जिलों के रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। एक जिले में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं। मैंने तेजी से जांच कर जवाबदेही तय करने को कहा है। जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया है कि राज्य में डेटा में गड़बड़ी की जा रही है। इससे पहले भी सरकार पर आरोप लगाया था कि वह कोविड-19 जांच जानबूझकर कम रख रही है ताकि संक्रमण के प्रसार के प्रकोप को छिपाया जा सके। हालांकि पिछले कुछ महीनों में बिहार में कोविड-19 जांच में तेजी देखी गई है। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा में संसद में बजट सत्र के दौरान 99% हुआ कामकाज। राज्यसभा 29 जनवरी से शुरू हुआ बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को पूरा हो गया और इस दौरान उच्च सदन में 99% कामकाज हुआ। उच्च सदन में शुक्रवार को बजट पर चर्चा पूरी होने के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। वहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन की बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि इस चरण में उच्च सदन में 99% कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा सप्ताह में सदन में 113% और पिछले सप्ताह 82% कामकाज हुआ। नायडू ने कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद राष्ट्र प्रस्ताव और बजट पर लंबी चर्चा हुई जिसमें करीब 100 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सत्र के इस चरण में लोक महत्व के विषयों के तहत 88 मुद्दे उठाए गए जिनमें 56 विषय शून्यकाल के तहत और 32 विषय विशेष उल्लेख के जरिए उठाए गए। भाजपा और आप पार्षदों के बीच नोकझोंक। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सदन की विशेष बैठक में नेता सदन योगेश वर्मा ने हंगामे के बीच अनुमानित बजट शुक्रवार को पारित कर दिया। वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट अनुमान तथा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों को लेकर नेता सदन वर्मा ने बताया कि बजट में
7,728 करोड़ रुपए आय और 7,727 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है। बजट के दौरान काफी हंगामा हुआ। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मार्शल और भाजपा के निगम पार्षदों ने बिल की तरफ आ रहे आपके पार्षदों की घेराबंदी शुरू कर दी। आपके पार्षदों ने मेज पर चढ़कर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। वहीं बैठक शुरू होते ही महापौर जयप्रकाश ने नेता सदन योगेश वर्मा को जैसे ही बजट भाषण शुरू करने की बात कही, उसी समय आपके पार्षद हंगामा करने लगे। हालांकि हंगामे के बीच ही नेता सदन योगेश वर्मा ने बताया कि भाजपा ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ बकाया 2478 करोड़ रुपए विज्ञापन और पार्किंग ठेकेदारों से बकाया डीडीए इत्यादि सरकारी संपत्तियों से बकाया कर की वसूली तथा निगम की अपनी संपत्तियों से किराए की वसूली की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने कहा कि नववर्ष पर दिल्ली की अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों के लिए आम माफी योजना 2020 का विस्तार किया गया है। पहले के अनुसार रोहिणी, नरेला और सिविल लाइंस क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण और शहरीकृत गांव में बने गोदामों को संपत्ति कर में राहत दी गई है। वहीं निगम में वर्ष 1998 से 2006 तक के कच्चे सफाई कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से स्थायी किया जा रहा है। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 15 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु के इस दक्षिणी जिले में सत्तूर के पास शुक्रवार को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कम से कम 15 श्रमिकों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अच्छनकुलम गांव में स्थित इस पटाखा फैक्ट्री में पटाखे बनाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाया जा रहा था, तभी यह विस्फोट हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना पर शोक प्रकट किया है। मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, जबकि पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री जन राहत कोष से 3-3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विस्फोट के चलते फैक्ट्री की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग झुलस गए। पलानीस्वामी ने एक बयान में कहा कि 11 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पाई पाई का हिसाब, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2021-22 का बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, जिसमें हिसाब किताब की पारदर्शिता और सामाजिक आर्थिक ढांचे के विकास के साथ साथ करदाताओं तथा उद्यमशीलता का सम्मान किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी सरकार करदाताओं के पाई पाई का हिसाब सामने रख रही है। बजट में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है और जो खर्च जहां है वहां दिखाया गया है। उनका संकेत पूर्व सरकार में सब्सिडी का पैसा तेल उर्वरक कंपनियों और एफसीआई के खातों में डालने की ओर था। सीतारमण ने कहा कि यूपीए के समय सब्सिडी के बदले तेल और उर्वरक कंपनियों को जारी बांड राजग के समय चुकाए गए। बजट को पूंजीपतियों का बजट बताने वाले विपक्षी दलों पर करारा प्रहार करते हुए सीतारमण ने कहा कि यह सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है और सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, छोटे और मझोले उद्यमों की सहायता के लिए मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना और अन्य तमाम कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका फायदा किसी पूंजीपति की जेब में नहीं जाता है। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में 2021-22 के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। ऐसे समय जब दुनिया भर का अर्थव्यवस्थाएं महामारी से प्रभावित है, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सरकार गरीबों के लिए सड़क से लेकर कृषि, मकान से लेकर बिजली की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके बावजूद विपक्ष झूठी कहानी गढ़ रहा है कि सरकार साठगांठ कर पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वहीं आपको बता दें, विपक्ष ने बजट को बताया दिशाहीन तो सत्ता पक्ष ने की तारीफ। बजट 2021-22 को दिशाहीन और गरीब विरोधी बताते हुए विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें रक्षा सहित कई अहम मदों में कटौती की गई है और गरीबों को राहत देने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाने वाला यह बजट कोविड काल से उभरते समय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा।
उच्च सदन में बजट 2021-22 पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस के अबीर रंजन बिस्वास ने बजट को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी मदों में यहां तक कि रक्षा क्षेत्र का बजट तक घटा दिया गया है, जबकि जरूरी क्षेत्रों को पुनर्जीवन पैकेज दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार के पास हर समस्या का एक ही जादुई जवाब है, निजीकरण। लाभकारी उपक्रमों को घाटे वाले बताकर उनका निजीकरण किया जाना सही नहीं है। एलजेडी के एमवी श्रीवंश ने कहा कि बजट में केरल की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। एम्स की स्थापना, विशेष रेल जोन आदि की मांग केरल की अहम मांगे हैं, जिन पर बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारिता के लिए बजट में 95% की कमी की गई है या नहीं होनी चाहिए थी। बसपा के अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसमें आरक्षण व्यवस्था पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। आज के गुड मॉर्निंग भारत में अभी के लिए इतना ही। आपको बता दें कि देखते रहिए एबी स्टार न्यूज।